Hello everyone, welcome back to my channel, The Masked Ma'am. Today we are going to talk about our Unit 3. हमने Unit 3 का Part 1 already कर लिया है one shot में, जिसमें we have covered classical and Keynesian systems. We have covered classical and Keynesian system in this chapter, and it has completed Chapter 3 and Chapter 4 of Frowen. And in this chapter, we are going to talk about only and only Chapter 9 of Dornbusch, Fisher and Starks. Okay, so आई होप कि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी. इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोस देन यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा. डू गो एंड चेक देम आउट फॉर ऑल द एब्सोल्यूट कंसेप्ट क्लैरिटी. इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स, वेदर इट्स कॉन्सेप्ट्स, PYQs and other important questions. You will get everything. Okay, so चलो फिर स्टार्ट करते हैं. लोगों को प्रॉब्लम आती है इसमें. We are going to talk about simple Keynesian model of income determination. कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, but I'll try to make it very simple and it is actually very simple अगर आप थोड़ा लॉजिक्स के साथ सोचो तो. So now let's get started. So first of all we are going to talk about what is the chapter 9. Chapter 9 में we are going to talk about what is aggregate demand. एग्रीगेट डिमांड आप सबको पता है कि इकोनॉमी में अगर एज एन इंडिविजुअल आई एम डिमांडिंग समथिंग देन इट इज एन इंडिविजुअल डिमांड. बट इफ इन एन इकोनॉमी दिस इज वन, सपोज दिस इज वन पर्सन, तो ये इंडिविजुअल डिमांड है. बट अगर मैं ऐसे सारे लोगों को मिला दूं ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, तो व्हाट आई गेट इज द एग्रीगेट डिमांड. सो एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली द टोटल अमाउंट एंड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द एंटायर इकोनॉमी. ओके, एडी का हमें फॉर्मूला पता है. AD is equals to C plus I plus G plus NX. NX stands for net exports, G stands for government expenditure, or you can say it stands for government consumption. That is government क्या खर्चा कर रही है जिसकी वजह से डिमांड जनरेट कर रही है. अगर गवर्नमेंट कोई भी कंजम्पशन करेगी मतलब इट विल क्रिएट सम डिमांड फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज. इस डिमांड को फिर हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी, तो टेक्निकली ये भी हमारा जीडीपी का पार्ट बन जाएगा, है ना. तो इसकी वजह से इसको हम एग्रीगेट डिमांड में कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट. आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट. अब इसमें आपको पता है दो कंपोनेंट्स आते हैं. एक होता है प्राइवेट, एक होता है बिजनेस. प्राइवेट यानी कि हाउस होल्ड जो करते हैं वो सिर्फ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो बिजनेस करता है. And in C we have the component of consumption of households, whatever the households are consuming. Okay. अब अगर हमें देखना है कि आउटपुट क्या है at the equilibrium level, so how do we see it? Obviously we check it by equating the y is equals to AD. अब इसका एक्चुअली मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है. AD जो ये AD है, इस AD की जब मैं बात करती हूँ तो it is the actual AD that is generated in an economy. मतलब कि जो लोग एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं, एक्चुअल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यू शुड हाईलाइट दिस. इन फैक्ट दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्चुअल. ठीक है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एडी, दिस व्हेन आई एम इक्वेटिंग इट टू y is equals to AD, it tells you two things. First of all, it tells you कि this is y is equals to AD is an expected thing, expected output. Why? Because in the Keynesian model we say that demand creates its own supply. क्योंकि हम ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये एकदम ऑपोजिट था, बट इन द Keynesian इकोनॉमिक्स वी आर सेइंग कि डिमांड हम क्रिएट करेंगे और जो भी डिमांड होगी वो फर्म्स ऑटोमेटिकली सप्लाई कर देंगी. ठीक है. इसकी वजह से जो डिमांड है इट क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो हमारा y is equals to AD है विच इज एक्चुअली आवर इक्विलिब्रियम लेवल, ये हमारे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है. ठीक है. ये एक्चुअल हो सकता है डिफरेंट हो, बट दिस इज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू. इसको हम कहते हैं एक्स आंटे. एक्स एंटे स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड. इसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट. एक्स पोस्ट स्टैंड फॉर एक्चुअल, एक्स आंटे स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड. ठीक है. तो अगर इक्विलिब्रियम लेवल पे, इफ एट द इक्विलिब्रियम लेवल आई इक्वेट y is equals to AD, देन व्हाट आई सी इज कि जब मैं y को AD के इक्वेट करूंगी तो ऑब्वियसली y is also equals to C plus I plus G plus NX, है ना. इसमें तो कुछ मतलब दिस इज जस्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वी सी what if the y that I am saying is not equal to AD. अभी हमने क्या बात की कि दो चीजें होती है, एक होती है एक्सपेक्टेड, एक होती है एक्चुअल. तो एक्सपेक्टेशन तो हमारी यही है कि y इक्वल AD होना चाहिए,
बट सपोज कुछ भी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से y इज इक्वल टू 80 नहीं हो पाता, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सपोज डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ने के लिए इंस्टेंटली हमारे पास स्टॉक नहीं है, या फिर इंस्टेंटली उतनी सप्लाई इकोनॉमी में नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सप्लाई साइड शॉक, वैसे किनेजियन मॉडल में सप्लाई साइड को कंसिडर नहीं किया जाता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट्स नॉट ऑलवेज हैपनिंग कि एक्सपेक्टेड इक्वल हो गया एक्चुअल के। यूजुअली तो यही होता है कि जो एक्चुअल एडी और एक्सपेक्टेड एडी है वो डिफरेंट होता है। नाउ व्हाट इफ y इज नॉट इक्वल टू एडी, मतलब इन दोनों में गैप है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारी अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर हमारी अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब इसे थोड़ा क्लियरली समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है अनप्लान्ड, दिस वर्ड अनप्लान्ड, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? कि आपने प्लान कुछ और किया था बट अब सिचुएशन कुछ और बन गई है, उसकी वजह से यू हैव टू चेंज योर डिस्क्रिशन। मतलब कि सपोज हमारा जो है y जो है ग्रेटर देन एडी हो गया, मतलब कि जो हमारा आउटपुट है, y स्टैंड्स फॉर आउटपुट, आउटपुट इज मोर देन एडी। व्हाट डज दिस इंप्लाई? माइंड यू, जो हमारे केनीजियन इकोनॉमिक्स होती है उसमें सप्लाई की बात नहीं की जाती। इनफैक्ट कीन्स ने अपने किसी भी पेपर में सप्लाई वर्ड मेंशन नहीं किया था। तो अगर y इज ग्रेटर देन एडी, इसको आप एक्सेस सप्लाई नहीं बोलोगे, इसे आप बोलोगे डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अब जो है हमारा, हमें क्या दिखता है कि जो हमारे y है वो ज्यादा एडी से, हम लोगों ने जितना आउटपुट बनाया है वो एक्चुअली ज्यादा है कि डिमांड उतनी नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि यार अब डिमांड उतनी नहीं है, मेरे पास सप्लाई ज्यादा है, तो क्या हो गया, मेरे पास अनप्लान्ड इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, अब अगर जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेंट्री में accumulation, this means accumulation and this means disaccumulation. Okay, now what do we see here is we see कि what if the AD is actually less than is actually greater than Y. This means कि there is an excess demand situation, excess demand, right? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इट सिंपली मीन्स कि मेरे पास डिमांड ज्यादा है और अभी मेरे पास सप्लाई कम है। अब अगर मेरे पास सप्लाई कम है तो मैं कुछ ना कुछ स्टॉक तो रखूंगी ना अपना। अब मैं उस स्टॉक में से उसी को मैं इन्वेंट्री कह रही हूँ, और फिर उस इन्वेंट्री से मैं डिसइन्वेस्टमेंट करूंगी, यानी डी एक्यूमुलेट करूंगी उसे। मतलब मेरे पास जो स्टॉक था उसमें से मैं सामान निकाल के मार्केट में निकालूंगी, राइट? दैट इज व्हाई इट मींस दैट देयर इज एन अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट बिकॉज देयर इज एन एक्सेस डिमांड, एंड नाउ टू मीट इट फर्म्स विल reduce their stocks and put out their inventory for sale. ठीक है, तो this happens when y is not equals to AD. अब let us assume कि जो भी unplanned additions होते हैं इन्वेंट्री को, let us assume it is IU. Then what IU becomes is IU is equals to y minus AD. Obviously output minus demand, वही तो मुझे पता चलेगा कि उसके बेसिस पे ही तो पता चल रहा है कि इन्वेंट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं। Now consider two things. If y is greater than AD, then this value will be greater than 0, right? जब y is equals to y is greater than AD है, तो अगर आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो it will give you a positive number, right? तो what does this imply? If y is greater than AD, then it means there is a deficient demand, and also because there is a deficient demand, then firms cut on their supply, and that is why when they cut on their supply, they add to the inventory. अब इसमें ये नहीं सोचना कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि मैंने अपनी सप्लाई कम कर दी तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगी ज्यादा। दिस इज अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये कि मैं इन्वेंट्री को ऐड करूंगी। क्यों ऐड करूंगी? क्योंकि डिमांड कम है, बट आगे तो डिमांड आएगी ना, इसकी वजह से। एंड व्हाट इफ दिस नंबर, अब वी आर अज्यूमिंग कि एडी जो है इट इज ग्रेटर देन वाई, देन दिस विल बिकम लेसर देन 0, राइट? When this becomes lesser than 0, it tells us that there is excess demand situation, and now to meet this excess demand, firms will need to supply more, and when they supply more, there is unplanned disinvestment in their inventory stock. माइंड यू डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, काफी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये इन्वेंट्री है ना कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो अब हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन एंड एडी की। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड व्हाट इज कंजम्पशन। What is the consumption function? Consumption function actually tells you the relationship between consumption and income. अगर आपकी आज इनकम, सपोज लेट अस से कि आपकी आज इनकम है ₹1000, एंड सपोज आप कंज्यूम कर रहे हो ₹750 एंड यू आर सेविंग ₹250. Tomorrow if your income becomes ₹2000,
तो यू विल से ना कि यार अब तो मैं ज्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ, ज्यादा खर्चा कर सकती हूँ, मुझे अपनी जो भी चीजें खरीदनी है, जो भी मेरा मन है, मेरे डिजायर्स है, आई कैन फुलफिल देम ऑल्सो। सपोज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाती है, 1500 हो जाती है, तो एज देयर इज अ चेंज इन इनकम देयर इज अ चेंज इन कंजम्पशन ऑल्सो, है ना। सिमिलरली अगर आपकी ₹1000 से ₹500 हो जाएगी, तो आप बोलोगे यार जो मेरी जरूरत की खर्चे है ना बस मैं उतने ही करूंगी, तो ₹350 तक मैं स्पेंड करूंगी, उससे ज्यादा मैं स्पेंड नहीं कर सकती। तो दैट इज व्हाई व्हाट वी सी इज देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ एविडेंट रिलेशनशिप between consumption and income, okay, and this relationship is further described by the consumption function. अब now in the two sector model we are considering this, आगे हम 3 sector model की भी बात करेंगे, थोड़ा complex हो जाएगा but I'll try my best कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, and in case you have any doubts तो obviously you can ask in the comment section, I'll be there in the resolve. Also if there are still any doubts जो आपको ऐसे समझ नहीं आ रहे, you can join our WhatsApp group, उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का और चैनल दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ग्रुप में आप इंटरैक्ट कर सकते हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, सो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल बी देयर एट योर डिस्पोजल। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी होगा। चलो अब वापस आ जाते हैं ऑन ट्रैक। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, राइट। कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन, C is equals to C bar plus CY, ये आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा होगा, बट इन केस यू डोंट रिमेम्बर दिस तो रिविजिट करते हैं। C stands for consumption, कि आपने कितनी कंजम्पशन की। C bar stands for कि इतनी उस कंजम्पशन में से जो आपने टोटल कंजम्पशन की उसमें से ऐसी क्या कंजम्पशन है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, मतलब ये आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई इनकम नहीं है, तब भी आपको एक खर्चा तो करना ही पड़ेगा। सपोज आपके पास कोई इनकम नहीं है बट आपको डेली खाना तो खाना पड़ेगा ना, पानी तो पीना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट फॉर फ्री, तो आपको कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा और उस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो दैट कंजम्पशन विच इज ऑटोनॉमस, बट मतलब इसका मतलब ये है कि दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट विल हैपन इवन इफ योर इनकम इज जीरो, दैट इज C बार। नाउ प्लस CY में Y जो है वो आपकी इनकम है, आपको जो भी इनकम है वो। C क्या है, C इज MPC। नाउ व्हाट इज MPC? MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। if I have rupees 1, ठीक है, just a second, if I have rupees 1, I have earned rupees 1, so उसमें से how much am I spending for consumption? That is my MPC, ठीक है। so it is the increase in consumption per unit increase in income, increase in consumption per unit increase in income, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। बट इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ₹1 है, मेरे पास सिर्फ ₹1 है, तो उस ₹1 से मैं कितना खर्च करूंगी अपनी कंजम्पशन पे, दैट इज माई MPC। अगर मेरी कंजम्पशन सपोज इनकम 100 रुपीज है, तो अगर वो उसमें मैं 50 रुपीज खर्चा कर रही हूँ, ठीक है। नाउ अगर मेरी 101 रुपीज हो जाती है, तो मैं सपोज 50.8 रुपीज खर्चा करती हूँ, तो इससे क्या पता चलता है कि देयर एज द इनकम राइजेस +1 होती है मेरी इनकम, वैसे ही मेरा कंजम्पशन जो है वो +0.8 हो जाता है, यानी कि मेरा जो C है वो 0.8 बढ़ जाता है, कि अगर मेरे को ₹1 मिलेगा तो उसमें से मैं 0.8 रुपीज स्पेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोगों ने देख लिया कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन के लिए हमने एक प्रोपोर्शन निकाला C जो था हमारा MPC। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, अगर मैंने अपने एग्जाम्पल में अज्यूम किया कि मेरा C जो है वो 1.8 है, मतलब अगर मेरे पास ₹1 है तो उसमें से मैं 0.8 रुपीज जो है वो स्पेंड कर दूंगी, तो बाकी ₹2 बचा, इसका मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली मैं इसको सेव करूंगी, राइट। I will save this. Now when I save this, this means that tells me my marginal propensity to save. So technically 0.2 is equals to 1 minus 0.8, which means my MPS is equals to 1 minus my MPC, which means my MPS is equals to 1 minus C, है ना। सिंपल लॉजिक कि अगर मेरे पास 1 रुपीज है, उसमें से मैं जो भी खर्चा करूंगी उसमें हटा दूं, तो इट टेल्स मी कि मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, कि विद एवरी एडेड ₹1 हाउ मच डू आई सेव, हाउ मच डू आई सेव, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। तो अगर C रिप्रेजेंट करता है हमारा कंजम्पशन क्या है, तो 1 माइनस C रिप्रेजेंट करेगा सेविंग, उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। तो अब एक बात बताओ, सेविंग टेक्निकली होती क्या है। माइंड यू दिस इज अ साइन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब
दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। इक्वालिटी में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बट आइडेंटिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो सी एस की आइडेंटिटी है एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी। वाई क्या, इनकम, इनकम में से मैंने अपना कंजम्पशन माइनस कर दिया तभी मेरी सेविंग बनी ऑब्वियसली। अब सी कि मेरे पास क्या फॉर्मूला है, सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी वाई। अब मैं अगर मैं इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, मैं इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ तो क्या बनता है, s इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी बार प्लस सी वाई। अब मैंने इसको ओपन कर दिया, बिकम्स s इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी बार माइनस सी वाई। मैंने y के टर्म्स को कॉमन ले लिया तो क्या बनता है, माइनस सी बार प्लस वन माइनस सी वाई। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज दिस। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि वॉट एवर माई लेवल ऑफ सेविंग इज, दिस इज माई सेविंग लेवल, सेविंग लेवल। तो इट टेल्स मी कि मेरा जो भी सेविंग है इट डिपेंड्स ऑन दिस सेविंग्स। दिस सेविंग्स मतलब ये जो मेरा सी बार था, सी बार शोड माय ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऐसी कंजम्पशन जो मेरे पास अगर जीरो इनकम होगी तब भी मैं करूंगी। तो अगर उस जीरो इनकम पे मुझे कुछ कंज्यूम करना है तो मुझे उसके लिए अपनी पुरानी सेविंग्स यूज करनी पड़ेंगी ना। तो सेविंग्स जो ये डिस सेविंग्स है इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव सेविंग्स और द रिडक्शन इन माय प्रीवियस सेविंग्स फॉर माय ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके, सो दिस कैन बी जीरो आल्सो, इट डिपेंड्स। प्लस वन माइनस सी बाय, इसका ये डेरिवेशन है, बहुत इजी डेरिवेशन है। इट स्टार्ट्स विद y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, फिर s इज इक्वल, s इज आइडेंटिकल टू y माइनस सी, और फिर आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली बेसिक मैथ्स है। तो दिस इज, यहाँ पे वन माइनस सी जो है हमारा एमपीएस है, क्यों है वो यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ जस्ट लुक एट दिस कर्व, व्हाट डज दिस शो कि एज दिस इज माय आउटपुट, दिस इज माय एडी। ओके, सो मेरा सी जो है कंजम्पशन फंक्शन इट गोज अराउंड लाइक दिस, जिसमें मेरा इंटरसेप्ट है सी बार। नाउ कंपेयर इट विद y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको आप कंपेयर करोगे तो y c हो जाएगा, मतलब y एक्सिस पे आपका एडी यानी कि आउटपुट है, कंजम्पशन है। एम एक्स यानी कि जो ये c है दैट इज माई स्लोप। इट टेल्स मी कि कंजम्पशन फंक्शन की जो स्लोप है दैट इज एक्चुअली एमपीसी, एंड इट इज लॉजिकल ऑल्सो बिकॉज इट्स डेल सी बाय डेल वाई, राइट, डेल सी बाय डेल वाई। तो दैट इज वाई इट इज द स्लोप, ये हमारी एमपीसी है। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि सेविंग्स फंक्शन का जो स्लोप है वो हमारा एमपीएस है, और एमपीएस की फिर क्या हमारी फॉर्मूला बन के आएगी कि एमपीएस इज इक्वल्स टू वन माइनस सी, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ठीक है, हमने कैसे निकाला, क्योंकि इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन ना। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, जो भी वाई एक्सिस पे होता है उसका डेल्टा अपॉन जो भी एक्स एक्सिस पे होता है उसका डेल्टा, दैट इज हाउ इट कम्स आउट टू बी डेल एस, change in savings upon change in income. So this is the slope of savings function. ठीक है, now let's move on. Now what is disposable income? Disposable income is कि इसको मैं आपको पुराने लेक्चर मनी एंड बैंकिंग वाले में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट जिन्होंने नहीं देखा वो पहले तो देख लेना यहाँ पे लेक्चर, एंड अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्पोजेबल इनकम इज कि मेरे पास इनकम है 1000 रुपीज, उसमें से मैंने 100 रुपीज टैक्स मेरे ऊपर लगा हुआ था, मैंने पे कर दिया, तो मेरे पास 900 रुपीज बचे। अब एक्चुअली में तो मेरी इनकम भले ही 1000 रुपीज हो, बट दिस इज माई रियल इनकम जिसको मैं एक्चुअली स्पेंड कर सकती हूँ कुछ भी कंज्यूम करने के लिए, तो दिस रेफर्स टू माई डिस्पोजेबल इनकम। ओके, अब इसमें आप ऐड करो, आपको क्या देखना है कि जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है वो है क्या। So disposable income is the income left to spend after paying taxes. अब टैक्स किसको दोगे, गवर्नमेंट को दोगे। Let us assume कि YD represents my disposable income. Y is my actual income. TA refers to the taxes, and TR is the transfer payments from government. ठीक है, सो C becomes C bar plus C YD। यहाँ पे मैंने Y को रिप्लेस कर दिया डिस्पोजेबल इनकम से, बिकॉज एक्चुअली मैं जो कंज्यूम कर रही हूँ इट डिपेंड्स ऑन माई डिस्पोजेबल इनकम, नॉट माई रियल इनकम। ठीक है, नाउ आई एम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ YD, सो व्हाट डू आई गेट C इज इक्वल टू C bar प्लस CY माइनस CTA प्लस CTR। माइंड यू टैक्सेस और ये TR हम लोगों ने फिक्स रखा हुआ है, ऑटोनॉमस मान रखा है। Now AD is equals to C plus I plus G plus NX. So अब यहाँ पे C की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो AD is equals to C bar minus CTA minus plus CTR plus I plus G। अब इसको हम आगे देखेंगे तो हम लोगों ने क्या देखा, जितने भी ऑटोनॉमस टर्म्स थे ना उनको हमने क्लब कर दिया और इसे हमने बना दिया A बार।
This is the autonomous aggregate demand. This is autonomous AD and this is independent of the level of income as they are autonomous variables. Okay, जो भी हमारा autonomous variables होते हैं वो actually तो income पे depend ही नहीं करते ना. For example C bar था तो income मेरी कुछ भी हो C bar तो same ही रहने वाला है ना. तो AD actually क्या बन जाएगा अगर हमने इन सबको combine कर दिया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ a बार प्लस cy बचेगा बाकी सब हटा के. तो एट इक्विलिब्रियम वी नो y इज इक्वल्स टू AD, सो y इज इक्वल्स टू a बार प्लस cy, y माइनस cy इज इक्वल्स टू a बार, y 1 माइनस c इज इक्वल्स टू a बार, सो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस c टाइम्स a बार. नाउ दिस इज अ मल्टीप्लायर जिसके बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू Keynesian थ्योरी वी अंडरस्टूड दैट देयर वर टू थिंग्स, एक था हमारा एक्सपेक्टेड AD और एक था हमारा एक्चुअल AD. कीन्स बात करते थे कि जो हमारा डिमांड है इट क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, तो उन्होंने एक एक्सपेक्टेड एडी यूज किया जहां पे उन्होंने अज्यूम किया y इज इक्वल्स टू एडी. तो अगर मैं y और एडी के बीच में एक ग्राफ बनाऊंगी तो y इज इक्वल्स टू एडी तो एक 45 डिग्री लाइन बनी. सो दिस शोज मी द y इज इक्वल्स टू एडी एंड दिस इज माय कंजम्पशन जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट का अगर फैक्टर ऐड किया तो ये मेरी जो है वो एक्चुअल एडी है. इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा? इक्विलिब्रियम ऐसे पॉइंट पे बनेगा जहां पे मेरा एक्सपेक्टेड AD is equals to actual AD. Such a point is the equilibrium point जहां पे define होता है मेरा equilibrium output and equilibrium aggregate demand. Okay, so this was the relative curve. Moving next, then we have कि हमने देखा y is equals to AD is the 45 degree line. क्यों है? क्योंकि demand creates its own supply. Then we saw कि y is equals to 1 upon 1 minus c into a bar. ये 1 minus c क्या है? It is the slope. It is the slope of this curve. This curve, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पे होगा तब. तो अगर हमारा 1 माइनस सी ज्यादा होगा तो स्टीप होगा और ग्रेजुअल, और अगर 1 माइनस सी की वैल्यू कम होगी तो वो ग्रेजुअल होगा. मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो स्टीप होगा ग्राफ, और अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी तो एक ग्रेजुअल ग्राफ होगा. नाउ अब इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज हमने देखा एडी इज इक्वल टू वाई हमारा एक्सपेक्टेड एडी है. ओके फाइन, यहाँ पे मैंने आउटपुट प्लॉट किया है, यहाँ पे मैंने एग्रीगेट डिमांड प्लॉट किया. ओके फाइन, दिस इज माय कंजम्पशन फंक्शन. कौन सा कंजम्पशन फंक्शन? वेयर सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी बाई डी था, डिस्पोजेबल इनकम वाला है. ठीक है, नाउ यहाँ पे मेरा इंटरसेप्ट आ गया, ये हमारा पूरा कंजम्पशन फंक्शन बन गया. अब इसके ऊपर मैंने एक एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व बना दिया. दिस इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व जहाँ पे ऑटोनॉमस ए बार हमारी एग्रीगेट डिमांड है. यहाँ पे मेरे कुछ भी फैक्टर्स आए होंगे जैसे कि मेरे इनकम ऐड हुई होगी, इन्वेस्टमेंट ऐड हुई होगी, एटसेट्रा. नाउ व्हाट यू सी हियर इज यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. यहाँ से हम समझेंगे दो चीजें, एक डेफिशिएंट डिमांड की और एक एक्सेस डिमांड की. दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एक्सपेक्टेड डिमांड इज इक्वल टू एक्चुअल डिमांड. यहाँ पे हमारा आउटपुट है y नॉट. अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करूं, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस इज कि अगर मेरी इकोनॉमी यहाँ कहीं ऑपरेट कर रही है, इट मीन्स कि मेरी एक्चुअल डिमांड जो है वो तो कम है ना. दिस पोर्शन व्हाट डज इट शो कि ये मेरी सप्लाई है और ये मेरी डिमांड है, मतलब डेफिशिएंट डिमांड है. अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो मेरा IU ग्रेटर देन 0 होगा. क्यों होगा? क्योंकि IU इज दी what does IU tell you? IU is basically the addition in the inventory. तो अगर मेरे पास deficient demand होगी तो मेरा stock जो है inventory में वो add हो जाएगा. That is why in this region where there is deficient demand we have IU greater than 0. Similarly in this entire region, अगर मेरी इकोनॉमी सपोज यहाँ ऑपरेट कर रही है यहाँ पे, तो व्हाट डज इट शो कि मेरी एक्चुअल डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट ये जो है ना ये डिफरेंस है. इसका मतलब अगर मुझे सप्लाई रेज करनी है तो मुझे अपनी इन्वेंट्री में से स्टॉक बाहर निकालना पड़ेगा एंड उसकी वजह से जो मेरा IU है वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, एंड जब आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे यू विल रीच एन इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू this point where your output will become y naught and you will reach the equilibrium point. ठीक है, I hope this graph is clear. इसे complex लगता है देखने में but it is very easy. अब savings and investment के equilibrium की बात करते हैं. हमने क्या देखा in a two sector model
व्हाट वी सी इज कि दो ही हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, राइट? AD is equals to C plus I, Y is equals to C plus S. In equilibrium, we know कि AD is equals to Y. When AD is equals to Y, then C plus I is equals to C plus S. So I is equals to S, C और C कैंसिल हो जाएगा. अब इसी चीज को हम अगर मल्टी सेक्टर मॉडल में करें तो हम देखेंगे AD क्या होता है, इट इज C plus I plus G plus NX. और Y क्या होता है, इट इज C plus S plus TA minus TR. ये क्या है, इसको समझा देती हूँ. इनकम से आप क्या कर सकते हो, इनकम से आप कंज्यूम कर सकते हो, सेव कर सकते हो, टैक्सेस दे सकते हो, या आपको ट्रांसफर रिसीट्स मिलेंगी वो. तो इट इज दैट. ठीक है, अब मैं सारी रीशफल करूंगी, सी से सी कैंसिल कर दूंगी. सो व्हाट आई गेट इज कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस टैक्स माइनस ट्रांसफर रिसीट्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस नेट एक्सपोर्ट्स. ये जो हमारा पूरा का पूरा क्या कहते हैं, जो भी इस पूरे सब्जेक्ट को हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट सरप्लस. टैक्स में से टीआर यानी कि ट्रांसफर पेमेंट माइनस करी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया. इट मींस दैट दिस इज टैक्स इज माय रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, एंड दिस पार्ट इज माय गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज बजट का सरप्लस. ओके, सो दिस शोज कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन सेविंग्स, नेट एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट बजट सरप्लस. ओके, सो just a second. हाँ, so that was about the investment part. अब हमने एक मल्टीप्लायर देखा था. मल्टीप्लायर क्या था हमारा, 1/1 minus c. इसको हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. So this tells us कि how much increase will occur in an equilibrium level of output with ₹1 या फिर $1 का increase in autonomous expenditure. How? अब इसको हमने वर्ड्स में देखा. हमने क्या लिखा, del y is equals to 1 minus c upon del a bar. तो जितना अगर मैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर में ₹1 का चेंज करती हूँ तो मेरे आउटपुट में, इक्विलिब्रियम आउटपुट में कितना चेंज आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर, राइट? इफ दिस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय $1, सपोज मेरा जो ये है इट इज इंक्रीज बाय ₹1 ओनली, तो दिस वैल्यू बिकम्स 1. तो मेरा डेल्टा वाई नॉट क्या बन जाएगा, 1/1 minus c. यही तो बताएगा कि कितना वैल्यू चेंज हुई. तो यही इसमें लिखा है पूरे में. अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं. सपोज कि आपकी इकोनॉमी में फर्स्ट राउंड ऑफ इनकम थी ₹100, कहीं से तो आपको ₹100 मिल गए, एंड एमपीसी में अज्यूमिंग कि 0.8 था. तो जब फर्स्ट पर्सन की इनकम थी ₹100, उसने अपनी एमपीसी के अकॉर्डिंग स्पेंड कितना किया होगा, 100 into 0.8 यानी कि ₹80. अब ये ₹80 दूसरे इंसान की इनकम बन गई, सपोज Y1. अब ये क्या हुआ, 80 is equals to 0.8 into Y. अब ये जो पर्सन है वापस जाएगा, राउंड 2 में जाएगा, ये अपनी इनकम स्पेंड करेगा 0.8 के फैक्टर से, तो इसने ₹64 स्पेंड किए. तो ये क्या बन गया, 0.8 स्क्वायर इंटू वाई. अब ये ₹64 एक थर्ड पर्सन की इनकम बन गई. उसने राउंड 3 में इस 64 को अगेन एमपीसी के हिसाब से स्पेंड किया, तो उसने ₹51.2 स्पेंड किए. तो ये क्या बन गया, 0.8 का क्यूब इंटू वाई, यानी कि ये बन गई थर्ड पर्सन की इनकम. तो ऐसा चलता रहेगा. देन एक पॉइंट आएगा जब आपको पता चलेगा कि जो मेरी टोटल इनकम थी ना, वो हो गई है y this 100 प्लस y1 की इनकम प्लस y2 की इनकम प्लस y3 अप टिल सो ऑन, जितने भी राउंड्स होंगे. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 100 प्लस 0.8 y प्लस 0.8 स्क्वायर y प्लस 0.8 क्यूब y एंड सो ऑन. अगर मैं दोनों साइड 0.8 से मल्टीप्लाई करूं तो इट बिकम्स del y 0.8 y प्लस 0.8 स्क्वायर y 0.8. अब इसमें देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा मेरे पास del y माइनस del y इंटू 0.8, और यहाँ मेरे पास ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 100 बचेगा, है ना. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, आई गेट del y माइनस del y 0.8 इज इक्वल टू 100, del y 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 100. सो del y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8 इंटू 100. मतलब जो मेरी टोटल चेंज आई या फिर एडिशन हुआ मेरी आउटपुट में, इट एक्चुअली डिपेंड ऑन दिस वैल्यू. ठीक है, एंड दिस इज, अब यहाँ पे मेरा del y रहा. 100 क्या था, मेरा इनिशियल ऑटोनॉमस expenditure, right? So this becomes my del A. And what was my 0.8? It was my MPC. So it was just a practical example of how this formula actually translates into reality. इसी चीज को मैंने आपको नंबर्स में समझा दिया. अगर आप इसको नंबर्स में ना लो, आप इसको सिंपली वेरिएबल्स में लिखो, तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो. ये आपके बुक की स्क्रीनशॉट है. Whatever you feel is easier, you can do it. It is just the same thing. Okay. So the multiplier tells us that an increase in the autonomous spending raises the equilibrium level of income. Obviously, because del y is proportional to del a bar, तो अगर मैं इसमें increase करूंगी तो मेरे output में भी increase आएगा ही आएगा.
इंक्रीज इन इनकम इज अ मल्टीपल ऑफ द इंक्रीज इन द ऑटोनॉमस स्पेंडिंग. ऑब्वियसली मेरी जितनी इनकम बढ़ेगी, अब दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनकम ऑल्सो, राइट? वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज ये जो पूरा आउटपुट है वो किसी ना किसी की तो इनकम बनेगी और वो इकोनॉमी में ही आएगी वापस. सो जो मेरी इंक्रीज इन इनकम है वो भी इसी चीज पर डिपेंड करेगी कि मेरे ऑटोनॉमस स्पेंडिंग में कितना इंक्रीज हुआ. Larger the MPC, larger the multiplier arising from the relation. It means that del y is, or say multiplier is directly proportional to MPC की value. Why? अब आप सोचोगे कि ये तो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्टली कैसे प्रोपोर्शनल है? बिकॉज 1 माइनस सी, यानी कि एक छोटी वैल्यू, अगर सी ज्यादा होगा तो ये बहुत छोटी वैल्यू देगा. एंड इफ समथिंग इज स्मॉलर इन द डिनोमिनेटर देन इट गिव्स यू अ हायर वैल्यू एट द न्यूमरेटर. So that is the reason कि multiplier is directly proportional to MPC. अब इस ग्राफ में वही है कि मल्टीप्लायर से क्या फर्क आएगा. अगर मैंने मल्टीप्लायर जो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लेवल रखा, अगर मैंने उसको चेंज किया तो ये चेंज आया डेल ए बार का, मतलब कि इसमें मैंने ऑटोनॉमस जो एक्सपेंडिचर है अपना वो बढ़ा दिया. तो इसकी जो स्लोप आई दैट इज दिस. Now because that is this, it shows you the multiplier effect. ठीक है. अब government sector. What can government sector do? Government has two choices. Either it can operate by a monetary policy which is decided by the central bank, or what government actually can do is the variation in the budget. Now that variation in the budget happens by the term called fiscal policy. So fiscal policy is the policy of the government with regard to the level of government purchases, level of transfers and the tax structure. Now understand one thing. Here we are assuming कि जो हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है it is autonomous. Transfer payments are also autonomous. But when we are talking about tax, then there is a rate of tax. This is a proportional rate. कि रेट जो होगा वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. Whatever will be the tax paid by you, it depends on your income. So now what happens is we know that C is equals to C bar plus Y D. अब हमने इसको यहाँ सब्सटीट्यूट किया. सो व्हाट डू वी गेट? सी बार प्लस सी वाई प्लस टी आर माइनस टी के, सी बार प्लस सी वाई प्लस टी आर माइनस टी वाई. इसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया. नाउ व्हेन यू सॉल्व इट फर्दर, सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट कि जो मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है इट इज एक्चुअली 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी. ये 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी नहीं है, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इट इज नॉट दैट. इट इज 1 माइनस सी इंटू, ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी. ठीक है. सो दिस इज अनदर मल्टीप्लायर. दिस इज अ मल्टीप्लायर अल्फा जी विच रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लाइंग इफेक्ट इन अ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम. मल्टीप्लाइंग इफेक्ट इन प्रोपोर्शनल टैक्स. ठीक है. सो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आएगी. ठीक है. Now what does it show? It shows कि अगर मैं इनकम पे टैक्सेस लगाती हूँ तो मेरा मल्टीप्लायर जो है वो लो हो जाएगा. It is very obvious. How? Let us try to understand. If I had an income of rupees 100 and there was no tax, tax is equals to 0 and MPC is suppose 0.8, तो मैं कितना स्पेंड करूंगी? 100 into 0.8 is equals to rupees 80. ठीक है. Now if I have 100, मेरी इनकम 100 है और टैक्स है मेरा 10%, तो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी रह जाएगी? डिस्पोजेबल इनकम तो 90 रह जाएगी. अब मैं इस 90 को स्पेंड करूंगी. 90 इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू 72 रुपीज, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ -8, राइट? सो एज एंड व्हेन यू इंक्रीज द टैक्स, द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीजेस, and that is why when income taxes are levied, it lowers the value of multiplier because it lowers the सेकेंड राउंड ऑफ इनकम. जो हमने देखा था ना कि एक राउंड हुआ फिर दूसरा राउंड हुआ, जब मैं दूसरे राउंड में स्पेंड ही कम करूंगी तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट भी कम आएगा, राइट? सो दैट वाज द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. अब नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर. इसकी आपको कोई क्लियर डेफिनेशन, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बुक में शायद ना मिले, बट आई विल ट्राई टू explain it to you very easily. So first of all, what is the meaning of automatic stabilizer? It means automatic का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को बस एक पॉलिसी लानी है, ये वाली इस टाइप की पॉलिसी लानी है और वो छोड़ देना है, बाकी काम वो पॉलिसी खुद कर देगी. एंड स्टेबलाइजर मतलब अगर कोई फ्लक्चुएशन है तो उसको सेटल डाउन करने में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो है काम करेगा. So it refers to any mechanism or you can say the policy in the economy that automatically, that is without the government's intervention, reduces the amount by which the output changes. For example, इसके दो examples आप लिख लो. One is tax, another one is unemployment,
अलाउंस। अब इसको वर्बली आप थोड़ा समझो। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एक ऐसी पॉलिसी है, कुछ भी ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से दो चीजें होंगी। एक चीज तो ये होगी कि हम लोगों को कुछ एज अ गवर्नमेंट मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इट विल स्टेबलाइज द इकोनॉमी। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉट ऑफ say boom in the economy, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है इकोनॉमी, so what will happen, more and more people will get employed, and if I have a proportional tax, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, then what happens is कि ग्रेजुअली आपके पास आपका इनकम टैक्स इतना बढ़ जाएगा कि आपकी कंजम्पशन कम होने लगेगी, एंड उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा बूमिंग इकोनॉमी है वो स्टेबल होगी, उसमें आपको इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस फील नहीं होंगे। सिमिलरली अगर वही टैक्स सिस्टम सेम रहता है मेरे रिसेशन के टाइम पे, सो व्हाट हैपेंस इज कि रिसेशन में क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में जो ग्रोथ की प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लग जाएगी, आप लोग हो सकता है बहुत लोग अनएम्प्लॉय हो जाएं, उन लोगों की इनकम्स जो है वो कम होने लगेंगी, तो उस पे जब आपकी इनकम कम होने लगेगी तो आपका इनकम टैक्स भी कम होने लगेगा, तो आपको लगेगा कि अरे मुझे तो ज्यादा असर पड़ा ही नहीं, तो इट विल स्टेबलाइज योर कंडीशन, राइट। सिमिलरली अगर अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन के टाइम पे अलाउंस देंगे तो बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि रिसेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है, so government will have to spend a lot, so people will feel balanced, right, and as and when the economy grows unemployment की प्रॉब्लम कम होने लगती है, तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कम देने पड़ेंगे, इसका मतलब कि गवर्नमेंट ऑल्सो फील स्टेबल एंड पीपल ऑल्सो फील स्टेबल। सो दीज आर द टू थिंग्स, दीज आर जस्ट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट को इनैक्ट करनी है, बाकी मार्केट स्टेबलाइजेशन का काम वो खुद कर देंगी, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। सो वी सॉ कि अगर गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसी को ऑल्टर करती है, देन व्हाट हैपेंस इज कि हमारा जो डेल्टा वाई है, मतलब चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट है, वो इस फैक्टर से होता है 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी इंटू डेल जी। अब इस फैक्टर को हम कहते हैं अल्फा जी। अल्फा रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लायर एंड जी रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लायर विच कम्स व्हेन गवर्नमेंट ऑल्टर्स द फिजिकल पॉलिसी। ओके, सो व्हाट डू वी सी हियर इज सिंपल है, government purchases and net transfer payments act like increases in the autonomous spending in their effects on income. Obviously a proportional tax income reduces the proportion of each extra dollar of output that is received as disposable income by consumers. हमने 100 रुपीज के ऊपर 10% टैक्स लगाया और हमने 200 रुपीज के ऊपर 10% टैक्स लगाया, तो ऑल्दो टैक्स का रेट तो सेम है, बट क्योंकि ये परसेंटेज में है एंड दिस इज अ प्रोपोर्शनल टैक्स, तो व्हाट हैपेंस इज कि 100 पे तो मुझे ₹10 का ही टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे ₹20 देना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स सिस्टम, कि जैसे जैसे आपका एक एक डॉलर या एक एक रुपी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम होने लग जाएगी, या फिर वाइस वर्सा। अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट है वो भी कम होता चला जाएगा। अ प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स इज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ये हमने देख लिया। एंड अ रिडक्शन इन ट्रांसफर लोअर्स आउटपुट, क्योंकि ट्रांसफर एड्स टू दी डिस्पोजेबल इनकम, राइट। अब ट्रांसफर अगर कम हो जाएगी मेरी ट्रांसफर पेमेंट्स, तो मेरा जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी तो मेरा आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट टॉपिक इज बजटिंग। बजट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज गवर्नमेंट का खर्चा प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, और गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है? टैक्सेस, यानी कि टीए। तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो गवर्नमेंट लॉस में हो सकती है डेफिसिट में, या फिर गवर्नमेंट जो है सरप्लस में हो सकती है, प्रॉफिट में हो सकती है। गवर्नमेंट सरप्लस को हम कहते हैं बजट सरप्लस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बीएस से, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता है तो इसको हम डेफिसिट कह देते हैं, हम उसको स्पेसिफिकली जीडी या बीडी ऐसे कुछ मेंशन नहीं करते, बट इफ बीएस कम्स आउट टू बी नेगेटिव देन इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज running in a budget deficit. Now, when does a surplus happen? A surplus will happen only and only if the income is greater than the expenditure, right? This is also an identity कि जो budget surplus है, it always refers to income minus expenditure, यानी कि TA minus G minus TR. Now we are taking TA is equals to TY here. So what happens is TY minus G minus TR. Now we are comparing this with Y is equals to MX plus C. So what do we get? T is the slope, and this is the negative intercept, this is the negative intercept here, and somehow this is the budget surplus line, okay.
नाउ यही यहाँ पे यही लिखा है कि अगर जो हमारा बजट सरप्लस है वो नेगेटिव हो तो उसको हम गवर्नमेंट डेफिसिट कहते हैं। मोर इम्पोर्टेंट थिंग वाज दिस कर्व, जहाँ पे आपको बजट सरप्लस की लाइन ड्रॉ करनी थी। कैसे आप प्लॉट करोगे? फ्रॉम दिस फंक्शन you will compare it to y is equals to mx plus c. You will see कि यहाँ की स्लोप जो है, the slope is t and the negative intercept यहाँ पे होगा, ठीक है? And this is my budget surplus line. Okay. Now budget surplus is equals to ty minus g minus tr. To see whether an increase in g reduces the budget surplus, तो हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं g बढ़ाती हूँ तो क्या मेरा बजट सरप्लस कम होता है? मतलब विजुअली तो आपको ऐसे ही लगेगा ना एट फर्स्ट ग्लांस कि अगर मैं जी बढ़ाऊंगी यानी कि मैं अपनी इनकम में से खर्चा ज्यादा कर रही हूँ, खर्चा ज्यादा करूंगी तो या तो मैं लॉस में चली जाऊंगी या फिर मेरा जो बजट सरप्लस है वो कम हो जाएगा, है ना? बट एक्चुअली जब आप अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको दिखता है कि जो इंक्रीज इन जी है, इट एक्चुअली राइजेस द इनकम, and because it rises the income and we have a proportional tax system, that is why it increases the tax collection also. Let me explain it to you again. जी क्या है? जी है गवर्नमेंट का खर्चा। क्या जी हमारा ए बार का पार्ट था? हाँ था। और डेल्टा वाई नॉट क्या था? 1/1 माइनस सी डेल्टा ए बार। तो अगर डेल्टा ए बार बढ़ता है तो फिर मेरा डेल्टा वाई बढ़ेगा, डेल्टा वाई बढ़ेगा, मेरी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हमने देखा कि हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स रेट है, प्रोपोर्शनल टैक्स रेट है तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, अगर टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। टेक्निकली जरूरी नहीं है कि बजट सरप्लस कम हो सकता है वो कांस्टेंट रहे, हो सकता है वो बढ़ भी जाए, ठीक है? नाउ वी नो दैट डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू अल्फा जी इंटू डेल्टा जी, बी एस इज इक्वल्स टू डेल्टा टी ए माइनस डेल्टा जी। नाउ डेल्टा टी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा टी वाई, जिसमें जो डेल्टा है वो वाई के साथ एसोसिएट होगा क्योंकि टी तो फिक्स है। सो इट बिकम्स, अब y को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? y को हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया कि डेल्टा टी ए बिकम्स टी अल्फा जी इंटू डेल्टा जी बार। सो द बजट सरप्लस बिकम्स टी अल्फा जी इंटू डेल्टा जी बार माइनस डेल्टा जी बार। हम आप इसको समझो कि हमने पहले डेल्टा y को कंसिडर किया, फिर हमने बजट सरप्लस की चेंज को कंसिडर किया, उसमें हमने टी ए की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और उसको फिर हमने वापस इसको बजट सरप्लस की डेल्टा वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट दिस, वी गेट डेल्टा बी एस इज इक्वल टू 1 माइनस सी 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी इंटू डेल्टा जी। अब ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है? इसका मतलब क्या है वो हम अभी आगे समझेंगे। अब आते हैं हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर पे। बैलेंस बजट का मतलब क्या हुआ कि जितना मेरे पास रेवेन्यू आया उतना का उतना मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब माय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू माय टैक्स इनकम और जी माइनस टी इज इक्वल्स टू 0. So AD is equals to C plus I plus G if we are considering it to be a 3-sector model or if we're ignoring the rest of the world. Now substituting the values, C is equals to, ये गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है? C is equals to C y minus T plus I plus G bar. Now AD is equals to Y, so Y is equals to C bar plus CY minus CT plus I bar plus G. Now we are taking कि because this is a balanced budget, at that means कि मेरा जितना भी टैक्स है it is actually government expenditure only, so we are replacing T with G bar. So what do we get? We get Y is equals to C bar plus CY minus CG plus I bar plus G. Y minus CY is equals to C bar plus G bar 1 minus C plus I. Y 1 minus C is equals to, अब मैं इसको जो है दोनों साइड 1 minus C से डिवाइड कर दूंगी. So what do I get? I get Y is equals to C bar plus I bar upon 1 minus C plus G bar. Now we're let us assume कि जो मेरा C बार है और I बार है इसका जो चेंज है, I have to check the change ना, I have to check what if I raise the government expenditure, autonomous government expenditure, so what is the effect on the equilibrium output. So I'm assuming कि अभी consumption और investment में कोई change नहीं होता, I'm assuming delta C is equals to 0 and delta I is equals to 0. So what it becomes is, it becomes डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो इट मीन्स कि इन अ बैलेंस बजट इफ वी अज्यूम दैट डेल्टा सी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा आई बार इज इक्वल टू 0, देन डेल वाई इज इक्वल टू डेल जी इज इक्वल टू 1. दिस इज द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कि जितना भी मैं आउटपुट बढ़ाऊंगी उतना मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा एंड जितना मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाऊंगी उतना ही वैल्यू से मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा. So it shows that government could increase the aggregate expenditure without increasing its fiscal deficit by practicing a balanced budget. ठीक है, मुझे इसमें अब क्योंकि मैंने अपना जितना भी मैंने बैलेंस बजट रखा तो मेरा कोई भी फिजिकल डेफिसिट तो आया ही नहीं,
तो मैंने फिजिकल डेफिसिट बढ़ाया भी नहीं पर मैंने आउटपुट बढ़ा दिया, कैसे? बाय कीपिंग अ बैलेंस बजट, ठीक है। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स दैट you don't have to increase your fiscal deficit, but you still have to improve and increase your aggregate expenditure or equilibrium output. So how can you do it? You can do it by practicing the balanced budget theory. Okay. A full employment budget surplus. What is this? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इट टेल्स यू द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी कितना काम कर सकती है, इससे ज्यादा तो वो इकोनॉमी कर ही नहीं सकती गिवन इट्स रिसोर्सेज। अगर उसके रिसोर्सेज बढ़ेंगे तभी उस लेवल से आगे इकोनॉमी जा सकती है, अगर उस लेवल पे उसके रिसोर्सेज सेम ही रहते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट के आगे वो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय द फुल एम्प्लॉयमेंट थिंग। So what happens if we increase in tax? If there is an increase in tax, it adds to the surplus of government, okay? It adds to the budget surplus. Whereas if there is an increase in government spending, then it reduces the surplus. Increase in tax also reduces the level of income, but increase in G increases the level of income, okay? अब बजट डेफिसिट क्या है? बजट डेफिसिट इज टेक्निकली एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कैसे? क्योंकि हम बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि मैं स्पेंड ज्यादा कर रही हूँ, मेरे पास रेवेन्यू कम है, आई एम स्पेंडिंग मोर। व्हेन आई एम स्पेंडिंग मोर इट मीन्स दैट आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द जीडीपी, सो इट इज एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। नाउ वी हैव टू कंसिडर, अब ये जो है, ये चीजें जो है बहुत ज्यादा बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करेंगी। आई हैव टू कंसिडर अ सिचुएशन वेयर इन आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस साइकिल्स एंड आई हैव टू गेट एन एवरेज व्यू, अ मॉडर you can say a very moderate model to understand my economy. So for that we have the full employment budget surplus, जिसको हम BS star से represent करते हैं, which is independent of business cycles or any fluctuations. Now BS star is equals to TY star minus G bar minus T bar, which is ये जो Y star है, it is my economy's output at the potential level or at the फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओके। सो बाय बार क्या है? हमारी इकोनॉमी का आउटपुट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल पोटेंशियल लेवल। अब इसको हम क्या क्या बोलते हैं? दीज आर 5 or 6 नेम्स जिसको हमें बोलते हैं, यू कैन कंसिडर देम। अब हमें देखना है कि एक्चुअल और फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस में डिफरेंस क्या है। हमने देखा कि बजट सरप्लस क्या होता है? बजट सरप्लस इज TA माइनस G माइनस TR। TA क्या होता है? TY माइनस G माइनस TR। नाउ आई हैव टू कंपेयर इट विद BS स्टार। Okay, so let's do BS star minus BS, TY bar minus G bar minus TR minus TY minus G bar minus TR। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, क्या बचता है? TY star minus TY। इसमें से मैं T कॉमन ले लूंगी, तो what I am left with Y star minus Y। इसको मैं T को एज इट इज रखती हूँ, तो मेरा T की वैल्यू क्या निकल के आता है? T becomes BS star minus BS upon Y star minus Y। Now this BS star minus BS, this shows the cyclical component of budget। इसको मार्क कर लो, इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। माइंड यू हम लोग अभी PYQs करेंगे। I have not brought all the PYQs, I have brought all types of PYQs। तो आपने एक टाइप भी कर लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि बाकी, अगर बाकी क्वेश्चन आ भी गया तो वैल्यूज चेंज करके आएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। इस चैप्टर में से मेनली कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा अभी तक तो फुल मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर डेरिवेशंस ही चल रही हैं, तो क्वेश्चंस ही आते हैं मेजरली। सो इट विल बी अ वेरी इजी थिंग फॉर यू आफ्टर यू वॉच दिस एंटायर लेक्चर। सो इफ आउटपुट इज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट कहता है कि मेरी इकोनॉमी अभी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है बट अभी मैं कम कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि BS स्टार इज ग्रेटर देन BS, एंड इफ द आउटपुट इज अबव फुल एम्प्लॉयमेंट, विच इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होता है एट गिवन रिसोर्सेज, इट्स इम्पॉसिबल, देन BS स्टार इज लेस देन BS। अब अगर साइक्लिकल कंपोनेंट जो है ये BS स्टार माइनस BS जो है, इफ इट इज इन डेफिसिट इट मींस दैट देयर इज रिसेशन, एंड इफ इट इज इन सरप्लस दैट मींस इट इज इन बूम। क्या मतलब हुआ इसका? BS स्टार मेरे को दिखाता है कि मेरी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या होगा, और BS है मेरा एक्चुअल। अगर BS स्टार इज ग्रेटर देन BS, इसका मतलब कि मैं अभी रिसेशन में हूँ। क्यों? क्योंकि सॉरी इसका मतलब कि अभी मैं सरप्लस में हूँ, मैं बूम कर सकती हूँ। एंड इफ इट इज इन डिफिसिट इट शोज कि अभी मैं रिसेशन में हूँ, क्योंकि अभी मैं उतना नहीं कर रही जितना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को यहाँ ओवर करते हैं। दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली फिनिश्ड, दीज वर ऑल द टॉपिक्स यू हैड टू लर्न। अभी यहाँ पे हम एक बार इसकी समरी जो बुक में गिवन है वो देख लेते हैं, इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। देन वी विल डू द PYQs ऑफ ऑल टाइप्स, एंड देन आपका यूनिट 3 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 यूनिट्स इन 4 वीडियोस कंप्लीटेड, एंड
ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला यूट्यूब पे, अभी तक तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है. आई होप इट रियली हेल्प्स यू, एंड इफ इट इज हेल्पिंग यू प्लीज शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स. आगे जाके जूनियर्स को भी बताना, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, जो लोगों को नहीं आती है. बुक पढ़ के शायद इतने आराम से ना समझ आए, क्योंकि इसमें कुछ हिडन चीजें हैं जो आपको खुद समझनी पड़ती हैं. So, but it improves your performance, it improves your understanding of the subject, which is actually very critical and essential for your overall development in this subject as an economics person. So, okay, so अब हम summary पढ़ते हैं. इस point का मतलब है output is at its equilibrium level when the aggregate demands for goods is equal to the level of output. इसका मतलब simply है कि equilibrium पे AD is equals to Y. Aggregate demand consists of planned spendings. Mind you, this is planned spendings by households on consumption, by firms on investment goods, by government on its purchases, and it also includes net exports. तो AD tells you the planned spendings, and AD का formula ये होता है, ये लिखा है इस पूरे point में. When output is at its equilibrium level, there are no intended changes. अब कहीं पे भी इक्विलिब्रियम होगा तो उसमें कुछ चेंज करने की तो जरूरत ही नहीं है. बट अगर वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है तो आपको इन्वेंट्रीज में चेंज करना पड़ेगा और इकोनॉमिक यूनिट्स में भी चेंज करना पड़ेगा. इस एडजस्टमेंट प्रोसेस की वजह से या तो आपका एक्यूमुलेशन हो सकता है इन्वेंट्रीज का, या फिर आपका रन डाउन हो सकता है. अक्यूमुलेशन कब होगा? जब डेफिशिएंट डिमांड होगी. याद रखना कि केनीजियन मॉडल ने सप्लाई के बारे में बात नहीं की है, तो आप एक्सेस सप्लाई नहीं बोलोगे, डेफिशिएंट डिमांड बोलोगे. या फिर आपके पास रन डाउन होगी इन्वेंट्री की, यानी कि आपके पास एक्सेस डिमांड है तो उसको आपको फुलफिल करने के लिए आपको अपनी सप्लाई में से बाहर निकालनी पड़ेंगी चीजें. ओके, the level of aggregate demand is itself affected by the level of output because consumption depends on the level of income. Obviously, we have seen that C is equals to C bar plus CY. So consumption depends on level of income. The consumption function relates consumption spending to income. Consumption rises with income. Income that is not consumed is saved. Obviously, जो मैं खर्चा नहीं कर रही वो मैं सेव कर रही हूँ. So the saving functions can be derived from the consumption function. हमने derivation देखी थी, where we saw that S is equals to minus C plus 1 minus C into Y. हमने देखा था, हमने derive किया था, right? ये लिखा है इस point में. The multiplier is the amount by which a $1 change in autonomous spending changes the equilibrium level of output. How? Delta Y naught is equals to 1 upon 1 minus C delta A naught. अगर मैं इसको 1 कर दूं, मतलब मैं सिर्फ ₹1 से ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर अपना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज करूं, then delta Y naught becomes 1 upon 1 minus C. So if this means that if my change in autonomous expenditure is just 1, then the change in the output that I get is actually the multiplier value. Okay. Government purchases and government transfer payments act like increase in autonomous spending. Obviously, अगर मैं TR बढ़ाऊंगी या फिर मैं गवर्नमेंट के परचेजेस बढ़ाऊंगी तो इससे मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, इससे मेरी एडी डायरेक्टली बढ़ जाएगी, है ना. तो इसकी वजह से जो मेरा ऑटोनॉमस स्पेंडिंग है वो बढ़ जाएगा. A proportional income tax has the same effect on the equilibrium level of income as a reduction in the propensity to consume. Obviously, अगर मैं अपना जो टैक्स लेवल है वो बढ़ाती हूँ तो मैं सोचूंगी कि यार मैं कंज्यूम कम करूंगी. सिमिलरली अगर मैं अपना एमपीसी जो है वो कम करती हूँ तो भी मैं कंजम्पशन कम करूंगी. तो यही लिखा है यहाँ पे. सो अ प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स thus reduces the multiplier obviously. The budget surplus is the excess of government receipts over expenditures. Obviously we know कि BS is equals to TA minus TR minus G, जहाँ पे this is my revenue and this is my expenditure. The size of the budget surplus is affected by the government's fiscal policy variables. Obviously इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है. तो अगर इसमें से मैं कुछ भी चेंज करूंगी तो हमारा जो बजट सरप्लस है वो चेंज हो जाएगा. The actual budget surplus is also affected by changes in tax collection and transfers resulting from movements in the level of income that occur because of changes in private autonomous spending. The full employment budget surplus is used as a measure of the active use of fiscal policy. The full employment surplus measures the budget surplus that would exist if output were at its potential or full employment level. ठीक है, ये हमने देखा था, समझ आ गया. With this we are over with unit 3. अब हम इसके थोड़े PYQs कर लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए. And I hope you like this video. अगर आपको कोई भी conceptual doubt है, you can ask that in the comment section, or you can join our WhatsApp group. WhatsApp group का link description में और first comment में available होगा, pinned comment में. You can come there, you can talk, and I'll be readily available for you to resolve all your queries. So अब हम PYQs करते हैं. Let's get started.
Okay, so suppose the consumption function is given by this with no government, while with no government है ही नहीं, तो मतलब टू सेक्टर मॉडल है, AD is equals to C plus I, while investment is given by I is equals to 50. What is the equilibrium level of income? बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप सोल्यूशन देख लेना, बहुत इजी है. AD is equals to Y हम करेंगे, Y is equals to C plus I हम कर देंगे, C की हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो इससे निकल के आ जाएगी वैल्यू ₹750. What is the level of equilibrium saving? अब एट इक्विलिब्रियम I is equals to S हमने देखा था, दो अप्रोचेस होती हैं, एक तो होता है Y is equals to AD और एक होता है I is equals to S. यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू गिवन ही है, तो 50 रुपीज ही आ गया. इफ फॉर सम रीजन आउटपुट इज एट द लेवल ऑफ 800, तो अगर 800 है यानी कि हमारी इक्विलिब्रियम क्या है वो 750 है, बट एक्चुअल में 800 के ऊपर है, यानी कि देयर इज यू कैन से डेफिशिएंट डिमांड. तो डेफिशिएंट डिमांड के लिए हमें एक्यूमुलेशन करनी पड़ेगी, कितने की? 50 की करनी पड़ेगी. अगर इन्वेस्टमेंट राइज करता है टू 100, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल? यहाँ पे आप 50 की जगह 100 डाल दोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये आप डायग्राम बनाना, दिस इज योर टास्क. बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है ऐसे मुश्किल, बहुत इजी है. यहाँ पे मेरा अगर कंजम्पशन है तो मैंने अगर आई बढ़ा दिया तो ऐसे बन जाएगा ये ग्राफ. लेबलिंग वगैरह खुद करना इजी है ऐसे, मतलब अगर ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ रहा है तो इसमें कुछ भी है ऐसा 15 मार्क्स वाला कुछ नहीं है. इट इज सो सिंपल. डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फंक्शन, ये कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ये सब हमारे को गिवन है. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द मल्टीप्लायर इन दिस मॉडल. ठीक है, बहुत ईजी है. क्या फॉर्मूला है हमारा? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, AD इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू C plus I plus G. अब यहाँ पे हमें डिस्पोजेबल इनकम कंसिडर करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने ट्रांसफर और टैक्स रेट सब दे रखा है, तो आप सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यूज तो आपके पास निकल के आ जाएंगी. मल्टीप्लायर की आप डायरेक्ट फॉर्मूला से वैल्यू निकाल देना. कैलकुलेट द बजट सरप्लस. बजट सरप्लस क्या होता है? TA माइनस G माइनस TR. TA क्या गिवन है? TY. Y आपकी निकल गई इक्विलिब्रियम वाली, उसको सब्सटीट्यूट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी. सपोज दैट T इंक्रीजेस टू 0.25, व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम इनकम एंड द न्यू मल्टीप्लायर? T जो है आपका 0.5 हो गया, पहले क्या था 0.2 था. इनकम के लिए आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपने 0.2 की वैल्यू डाली है, यहाँ पे आपको 0.25 की वैल्यू डालनी है और फिर आपका अपडेटेड आंसर आ जाएगा. और न्यू मल्टीप्लायर में यहाँ 0.2 की जगह 0.25 की वैल्यू डालनी है. अब क्योंकि 0.25 हम लोगों ने इनकम टैक्स बढ़ा दिया है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, लॉजिक है, मतलब बेसिक लॉजिक. अभी तक आपने देखा कि सारे न्यूमेरिकल्स आए हैं, आगे भी न्यूमेरिकल्स नहीं है. ये मैंने आपको ऑल टाइप्स कवर करा दिए हैं. इसके अलावा यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस उनकी वो क्या करेंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे या फिर कुछ और पूछ लेंगे. जैसे बजट सरप्लस पूछा तो बजट डेफिसिट पूछ लेंगे, ऐसे और कुछ चेंज नहीं आएगा, ऐसे ही पूछते हैं लोग क्वेश्चन. द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.9. ओके, MPC इज गिवन 0.9. इनकम टैक्स इज 1/3 ऑफ द इनकम. ठीक है, T इज इक्वल्स टू 1/3. द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंक्रीज स्पेंडिंग टू इंक्रीज GDP बाय ₹750 lakhs. मतलब कि मेरे पास डेल्टा वाई गिवन है ₹750 lakhs और ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने अपनी फिजिकल पॉलिसी में ऐसे चेंजेस लाए हैं कि वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ाना चाहती है. सो हाउ मच शुड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज? मुझे डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है. मुझे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला पता है, मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी तो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी 300 lakh rupees. What happens to the budget deficit? BD is equals to G minus T. Delta BD is equals to delta G minus delta T. Delta G and this is equals to delta G minus T. Delta Y में आपका चेंज आया 750 का, डेल्टा G में आपका चेंज आया 300 का, उसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो जो बजट डेफिसिट है वो निकल के आएगा 50 lakhs. या आप उसको लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज द BS is equals to minus 50 lakh rupees. माइनस साइन शोज डेफिसिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें वैल्यूज गिवन है. फाइंड द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड द बजट सरप्लस. वेरी इजी. इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकलेगा? AD इज इक्वल्स टू Y से. Y कैसे निकलेगा? Y निकलेगा यहाँ पे T 100 पुट करके. ठीक है, और C plus I plus G करके, तो आपका Y निकल जाएगा, जो आएगा ₹29600. बजट सरप्लस कैसे निकलेगा? बजट सरप्लस इज T माइनस G. T हमारा क्या है? 100 है सिर्फ. G हमारा क्या है? 4000 है, तो हमारा डेफिसिट निकल के आता है -1300 का. माइनस represents that the budget is not in surplus, rather in a deficit. Calculate the equilibrium out. This is an important question. इसको आप important mark कर लो. Okay. So calculate the equilibrium output and the budget surplus if an income tax is imposed at the rate of 20%.
ये जो है ये एक स्टैंडर्ड लमसम टैक्स इम्पोज कर रखा है, जो है ना हमारा t इज इक्वल टू 100, ये लमसम टैक्स है, मतलब एक बार आपको इसे पे करना है। इनकम टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब t इज इक्वल टू टी वाई जो होता है ना, दिस इज आवर इनकम टैक्स। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इनकम टैक्स इम्पोज कर दिया, मतलब ये कंडीशन तो है, इसके साथ आपके ऊपर टी वाई का इनकम टैक्स भी इम्पोज कर दिया 20% का, यानी कि t इज इक्वल टू 20% 0.2। तो फिर आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट और बजट सरप्लस निकालना है। तो इसे आप अच्छे से समझो। इस क्वेश्चन में हमें पता चलता है कि जो हमारा t है इट इज इक्वल टू 0.2 अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी। तो हमारा टोटल टैक्स क्या बन जाएगा, टैक्स बन जाएगा पहले जो मुझे 100 देना था वो, प्लस अब मेरी इनकम पे डिपेंड करने वाला इनकम टैक्स, दिस बिकम्स माई टोटल टैक्स। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा कि C प्लस आई प्लस जी, इसमें से मैंने C का ये जो ऑटोनॉमस वाला पार्ट है ये I और ये कंबाइन कर दिया, तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख दिया 6000 प्लस 0.8 y माइनस टी। अब यहाँ पे t की जगह मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी y माइनस 100 माइनस 2 क्योंकि ये t की वैल्यू मैं यहाँ सब सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। अब फिर मैं इसे जब सॉल्व करूंगी तो मेरा y डैश निकल के आएगा ₹16,444। नाउ सी, जब मेरे पास सिर्फ एक लमसम टैक्स था तब मेरी वैल्यू थी 29600। जब मैंने इनकम टैक्स ऐड कर दी, तो क्योंकि मैंने इनकम टैक्स ऐड कर दी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो गया, मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो गया, दैट इज वाई मेरी इनकम भी जो है वो रिड्यूस हो गई। अब रिड्यूस इनकम में आप बजट सरप्लस निकालोगे तो बजट सरप्लस निकल के आएगा आपका -6.611.11। माइनस रिप्रेजेंट्स की बजट जो है वो डेफिसिट में है, ना कि सरप्लस में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसमें न्यू था कि अगर आपको पहले एक लमसम टैक्स गिवन हो, लमसम टैक्स का मतलब एक ही बार पे करना होता है, और इनकम टैक्स का मतलब टी वाई, यानी कि आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टैक्स है तो उसकी वजह से क्या होता है, और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फाइंड द फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस इफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इज 25,000। ठीक है, तो हमारे को क्या गिवन है कि बी एस स्टार इज इक्वल टू 25,000, इनकम टैक्स इज 20% यानी टी इज इक्वल टू 0.2, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 4,000 एंड लमसम टैक्सेस आर ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे टी स्टार को हम क्या कंसिडर करेंगे, टी प्लस टी वाई स्टार। तो हम बजट सरप्लस होता है हमारा रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर की पेमेंट्स नहीं है तो माइनस टी आर नहीं होगा, अगर हमें ट्रांसफर पेमेंट्स की वैल्यू गिवन होती है तो हम माइनस टी आर भी कर देते हैं। इस वैल्यू में इसमें हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस क्या निकल के आता है, तो इट बिकम्स 1100। अब ये था दैट वाज वाई स्टार। ठीक है, साइक्लिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, बी एस स्टार माइनस बी एस करके, तो इस वैल्यू में से आप इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देना तो आपका निकल जाएगा साइक्लिकल कंपोनेंट। ठीक है, अगर ये डेफिसिट में आता है तो देयर इज रिसेशन, अगर ये सरप्लस में आता है तो इट मींस देयर इज अ बूम। With this, we have covered all types of previous year questions. There are no theoretical questions that come. ऐसे ही questions आते हैं numerical types. These are not all the questions, आप practice करना उन्हें, but ये हर type के question हैं, जो भी आएंगे ऐसे ही आएंगे, otherwise इसके अलावा ऐसा कुछ आएगा नहीं इस chapter में से। I hope इस chapter से काफी लोग डरते हैं, परेशान होते हैं, अब आपको काफी simply समझ आ गया होगा। All the best, keep learning, and thank you so much for being with me. With this, we end the unit 3. Unit 3 is over. Thank you so much for being here. If you like the video, please hit the like button, share and subscribe to my channel, and keep following for more such videos. And don't forget, 150 subscribers and you have all the notes. Okay? Don't forget to join our WhatsApp group. उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। Okay, all the best. Signing off. This is your Mars ma'am. All the best. Happy learning. Bye bye.